देश में कोरोना के कम होते आंकड़ों के बाद कई राज्य अब धीरे धीरे अनलॉक की तैयारी में है। जरूरी भी है, जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक होना भी चाहिए। लेकिन कोरोना के आंकड़े बेशक कम हो रहे हों, लेकिन मौतों के आंकड़े अब भी केंद्र और राज्यों के सामने चिंता का विषय बने हुए हैं। सोमवार यानी 31 मई को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में देश में 1.5 लाख से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए और 3000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। ये आंकड़ा तो तब है जब देश में अधिकांश राज्यों और बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। जब कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा और देश में अब भी कोरोना को लेकर अब भी स्थिति विकट है, तो कहीं भारी नहीं पड़ जाए। ये लापरवाही का ही नमूना था जिससे आंकड़े बढ़े और दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया, चाहे वह किसी भी स्तर पर रही हो। ये अनलॉक सरकार और आम जनता के लिए भी बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन के दरमियान ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी है, राज्यों में हजारों लोगों के करोड़ों के चालान काटे गए, शादी विवाह और मृत्यु भोजों जैसे आयोजन की सूचनाएं भी समय समय पर आती रही। ऐसे में चिंता इस बात की है कि कहीं हालात फिर बेलगाम न हो जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अनुशासन पखवाड़ों से ज्यादा जरूरी है लोगों का अनुशासित रहना, और अनलॉक के दौरान सरकारें भी जिम्मेदार है कि वे अपना राजधर्म निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक खास मकसद को लेके, जो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन लगा भी, इसे अनलॉक करना भी जरूरी है कि रोजी रोटी का संकट है लोगों के सामने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस कोरोना का दायरा, अदृश्य दुश्मन का दायरा हमारी लापरवाही की वजह से बढ़ा हो, किसी भी स्तर पे रही हो, और अगर फिर वही हालात बनेंगे। लॉकडाउन के दरमियान भी हम देखते थे कहीं पे बारबलाएं डांस कर रही हैं, कहीं पे नुक्से हो यानी कि मृत्यु भोज हो रहे हैं, कहीं पे विवाह समारोह हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों का खाना चल रहा है। इन तमाम चीजों को अनलॉक करने के बाद ये कैसे हम तय कर पाएंगे कि हाँ बिल्कुल अनुशासित रह पाएगी पब्लिक, और जिस खतरे को हम पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं वो हम समय के रहते कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी हम सबके सामने। देखिए, लापरवाही किसी एक की हो सकती है और कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट होता है तो आप ही की लापरवाही हो, सामने वाले की लापरवाही और बेवकूफी की वजह से भी सामने वाला मारा जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हमें चिंता है, जन टीवी के दर्शकों की, पूरे प्रदेश की, इस समाज की, इस देश की। तो हमारे साथ एक पीक टाइम है चिकित्सकों का, लेकिन आग्रह को स्वीकार के हमारे साथ राजस्थान मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद जो बनी हुई है, डॉक्टर्स का जो पैनल है, उसके सदस्य हैं डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर BP मीना साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, और हमारे साथ जाने माने फिजिशियन डॉक्टर रमन शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। हमने बहुत जिक्र किया था उस वक्त, आपने कहा भी था कि मेरी अपनी सलाह है, मुख्यमंत्री जी को भी सलाह दी है कि लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आदमी जिंदा रहेगा तो रोजगार फिर भी कर लेगा, लेकिन आदमी नहीं रहेगा तो ऐसे रोजगार का होगा क्या। हम उस से मुझे लगता है कि 14 अप्रैल से और 15 मई तक जो एक तरह से हम कहें कि विनाशक स्थिति कोरोना की देखी, किसी से छिपी नहीं, और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ था वो भी हम पर एकदम से कहें कि बहुत अल्प उसमें चला गया। तो स्थितियां क्या लगती हैं, अनलॉक करना तो जरूरी है, लेकिन किस तरह की गुप्ता साहब। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 14 अप्रैल से 15 मई के बीच हमारा जो भी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोरोना की लपेट में ऐसा आया कि वो सभी इंतजामों के बावजूद बोना साबित हुआ, और उस समय सही दिशा में कदम बढ़ाया गया पूर्ण लॉकडाउन का। लेकिन विगत 15 दिन से कोरोना के केसेस में, संक्रमण की स्थिति में बहुत कमी आई है, और लगातार ये कमी आती जा रही है। तो आपका ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या रोजी रोटी के संकट को भी ध्यान दिया जाए, लॉकडाउन खत्म किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि संपूर्ण लॉकडाउन खत्म करना तो आत्मघाती होगा, लेकिन ये जरूर है कि किसी स्थिति में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अपन शुरू करके और जो रोजी रोटी का संकट है उसको भी दूर कर सकते हैं, और जो हमारी कोरोना से बचाव है उसको भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि ठेले और जो ये लगाने वाले अल्प उद्यमी आदमी हैं उनका रोजगार चालू किया जा सकता है। जो निर्माण कार्य है उसको चालू करने में कोई बाधा नहीं है, उसको चालू किया जा सकता है। उद्योगों में जो उद्योग अपने जो कर्मी हैं उनको वहीं रख के और अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, उनकी मतलब रहने का, खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं, उनको चालू किया जा सकता है। और आवश्यक सेवाएं तो हम पहले से ही चालू कर रहे हैं, कुछ जो और जरूरी सेवाएं हैं उनको भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन उठाना अभी वाजिब नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर रमन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। स्थितियां जिस तरह की कोविड के दरमियान रही, बहुत सारी चीजों को हमने देखा, समय समय पे आपने भी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, लेकिन अभी स्थिति ये कहूं कि आंकड़े कम हो सकते हैं लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं है। अनलॉक भी करना बहुत जरूरी है, कई सरकारें कर भी चुकी हैं। तो सर, इस दरमियान क्या कुछ सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही रही, इसका खामियाजा हमारे देश को, समाज को, प्रदेश को भुगतना पड़ा। सभी राज्यों की स्थितियां ये बनी। तो अब सर अनलॉक भी करना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या अपेक्षा करते हैं कि हाँ होना क्या चाहिए?
हाँ जी, आपने जैसे पहले देखा था कि जब अपन ने लॉकडाउन चालू किया है, उसके बाद से जो नंबर ऑफ केसेस है वो काफी धीरे 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 घट के काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। अब देखिए, आप अप्रैल 2020 और मई 2020 को अगर कंपेयर करें 2021 से, तो कितनी ज्यादा डेथ्स इस बार हुई हैं। लास्ट ईयर 2020 अप्रैल में बिल्कुल सिंगल डिजिट फिगर था। उसके बाद इस बार ट्रिपल डिजिट के फिगर तो है ही है डेथ्स के। तो एक तो लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि संक्रमण इन्फेक्शन काफी अच्छा कंट्रोल में आया, और डेथ रेट्स जो है वो अब जाके एकदम कम हो रही है। तो शुरू में अपन ने पहले एक्सपीरियंस कर लिया कि काफी मॉर्टिलिटी हाई थी, पर क्वेश्चन है कि कब तक लॉकडाउन चले। अब तो थर्ड वेव की बात होने लगी है। अब थर्ड वेव कब आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी? अगर अपन सेकेंड वेव को अच्छी तरह कंट्रोल करें, सारी सावधानियां बरतें, तो उसमें अपने को थर्ड वेव को आने का मौका ही नहीं देना चाहिए। तो ये वायरस जो है काफी नोटोरियस वायरस है। अगर इसमें अपन ने शिथिलता बरती, इसके बर्ताव को लेकर, अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, तो थर्ड वेव भी आने की संभावना रहती है, जिसमें कि ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। पर अभी तक आईसीएमआर वगैरह और दिल्ली के एम्स के जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने भी ये बताया कि ऐसा अभी कोई एविडेंस नहीं मिला। तो अपने को सेकेंड वेव की जो है अच्छी तरह से कंट्रोल। जी सर, वायरस की जो एक हिस्ट्री है उसके बारे में कहा यह जाता है कि हाँ, ऐसी वेव्स आती हैं। वायरस जब कभी अचानक इस तरह से आता है तो वो रूटीन में आता है, जब तो बात अलग होती है, लेकिन ये वेव्स चलती है। उसके दौरान कई जो कंट्री है उन्हें तो चौथी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जब से पहले ये वेव्स का पेंडेमिक जो काफी सालों बाद चालू हुआ था, आपको याद हो तो स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक चालू हुआ था 2009-10। उसके बाद क्या होता था कि कुछ सालों में, 1-2 साल बाद एकदम से स्वाइन फ्लू के सर्ज ऑफ केसेस था, नंबर ऑफ केसेस बहुत इंक्रीज हो जाता था। 2015 में बहुत ज्यादा हो गया, 2019 में बहुत ज्यादा हो गया, उसके बाद कुछ कम हुआ। तो ये जो वायरल है, टिपिकल इसी तरह का वायरल बिहेवियर है, पर इतना ज्यादा आक्रामक जो वायरस है वो पहले कभी नहीं देखा गया। स्वाइन फ्लू लिमिट हो जाता था, ये वायरस अपना रूप इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है कि बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपने जैसा बताया कि ये काम तो चालू करना ही पड़ेगा हर एक जने को, तो इसलिए एकदम से अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो अनलॉकिंग है वो एक फेसिक वे में हो। ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरा छूट दे दी जाए। अपन ने पहले देख लिया था छूट देते ही क्या हाल हुआ था। ब्रिटेन में कुछ छूट हुई तो उसके बाद अब वापस नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। तो ये तो अपने को, चाहे वेरिएंट आए या कुछ आए, अपने को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही इसमें आगे की वेव से बचा जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और निश्चित रूप से ये केवल कोरोना के व्यवहार पे नहीं, हमारे खुद के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है कि हमें किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। अगर हमारी सफलता है या हमें कुछ हानि हुई है, अगर हम उसमें विफल रहे हैं, तो हर घटना एक लेसन देती है। लेसन इस बात को लेकर देती है कि मैं खुद अगर सावधान रहूंगा, अगर मेरे शरीर की चिंता मुझे नहीं है तो सामने वाले को क्यों होगी। हमें ये ध्येय बना के चलना चाहिए। अक्सर गाड़ियों में लिखा होता है सवारी सामान की रक्षा स्वयं करे। वो स्थितियां हैं, अगर आपको अपनी खुद की चिंता नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपकी चिंता करने के लिए कोई भी नहीं है। सरकारें हैं, उनकी अपनी लिमिट्स हैं, डॉक्टर हैं, उन पे अपना जितना प्रेशर है वो अपनी प्रायोरिटीज रखते हैं कि हाँ, किस पेशेंट को कितना हमें देखना है, क्या स्थितियां हैं। ये जो दृश्य मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, अप्रैल से मई वाला, चाह करके भी हमने बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स के आंखों में आंसू देखे हैं कि हम इसे बचा सकते थे, लेकिन हमारे पास में वो चीजें नहीं है। तो जो स्थितियां बनी हैं, और वो सब आप ही के लिए हुआ, तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि किसी राज्य में कहीं पे भी अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन आप अनलॉक तो हो रहे हो क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी के लिए किया जा रहा है, ताकि आप अपनी रूटीन लाइफ को आप जी सकें। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोरोना जैसा अदृश्य शत्रु अभी मुंह बाए खड़ा हुआ है, वो कभी भी अपना विकराल रूप धारण कर सकता है। चलिए, बीपी मीना साहब जुड़ गए हमारे साथ। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जब लॉकडाउन के दरमियान कई बार चर्चाएं की, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के भी हमने चर्चाएं की। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, जिसको अवसर मिलता है खुशी को भुनाने का, कोई पीछे नहीं रहता। और बात यही कि गमी की भी बात करता हूं मैं, कई ऐसी जगह में मृत्यु भोज की वीडियोस हम दिखा सकते हैं जिनमें हजारों लोग खाना खा रहे हैं वहां पे।
और लाइन से बैठे हुए हैं। जब प्रशासन वहां पहुंचता है तो कोई चप्पल लेके दौड़ रहा है, कोई पत्तल लेकर के दौड़ रहा है। ये दृश्य देखे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के ऐसे दृश्य देखे हैं कि विवाह शादियों में डीजे निकल रहा है, बैंड चल रही है, बार बार डांस कर रही है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये कैसे हम इस नेचर को बदल पाएंगे? योगेंद्र सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। ये जो समाज की व्यवस्था है, इनको अपन रातों रात नहीं बदल सकते। ये जो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, ये चीजें गलत जरूर है, पर ये समाज का एक पार्ट रही है। तो इनको भी अपने को कहीं न कहीं इनको सम्मिलित करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक योजना बनाने की आवश्यकता है। बीमारी की गंभीरता के बारे में रमन सर ने, PR गुप्ता सर ने, इन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। बीमारी नो डाउट बहुत खतरनाक है, बहुत गंदी बीमारी है। इसका कोई किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक पैटर्न अभी तक पता नहीं लगा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है। परंतु जो अनलॉक की मैं आपको बात बता दूं कि गरीब आदमी जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अनलॉक भी जरूरी है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसका सबसे बढ़िया जो एक मैसेज है वो इस रूप में जाना चाहिए कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और चिकित्सा विभाग की तरफ से एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भविष्य में या वर्तमान में जो परिस्थिति आ रही है, उनको अपन किस तरह से फेस कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी समस्या के लिए जब तक कोई मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करेंगे, जब तक अपन उससे नहीं लड़ सकते। एक मैकेनिज्म तो अपने को ऑप्ट करना पड़ेगा। हमेशा दुनिया बंद, हमेशा दुनिया, हमेशा दुनिया बंद नहीं रह सकती। बिल्कुल। एक सवाल है सर मेरा यहाँ पे। सवाल ये है कि हमने देखा कि पहली लहर में ज्यादातर शहरी क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं गया। लेकिन अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में करीब 40%, चाहे डेथ केसेज हो, चाहे इन्फेक्शन का रेशियो हो, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में और क्राउडेड है। उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग निकल करके आए, उनको भी यहाँ इलाज देना जरूरी रखा। एक बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ असर पड़ पाएगा? क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हर घटना कोई ना कोई लेसन देती है, चाहे सफलता की हो चाहे विफलता की हो। कुछ इससे सबक मिलेगा वहां पे कि हाँ बिल्कुल मास्क हमारे लिए जरूरी है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल इस वजह से कर रहा हूँ, जो दृश्य हम देख रहे हैं, सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में शामिल हो रहे हैं, बारातों में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ कैसे उनके व्यवहार में आएगा सब? क्योंकि उनकी चिंता इस वजह से है, अगर एक भी पेशेंट कहीं किसी गांव, किसी कस्बे में होता है, तो वो आप कह सकते हैं रक्त बीज है, जो हम हमारे उसमें वेदों में भी पढ़ते हैं और बहुत सारे में देखते हैं कि वो कितने ही राक्षस पैदा होते हैं। वही स्थिति इसकी है। नहीं, इतना बुरा नहीं है। अब मैं आपको बिंदुवार इसके बारे में समझा दूं। दो बहुत बड़े विशेषज्ञ आपके सामने बैठे हैं। हमेशा इन्फेक्शन के अंदर एक मेमोरी सेल होती है। प्राइमरी जब इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन का एक स्प्रीड होता है। जिस तरह से आपका वैक्सीनेशन 2 डोज में कारगर होता है कि एक बार डोज दिया, एंटीबॉडी बन गई, सेकंड टाइम में आपकी और भी एंटीबॉडी बनेगी। तो कहीं न कहीं इसका अगर रिवर्स देखें तो इन्फेक्शन में भी कहीं ये ट्रेंड शो करता है कि एक बार इन्फेक्शन अगर छोटे लेवल पर, तो दोबारा अगर आएगा तो उसके लार्ज लेवल पर उसके फैलने की संभावना रहती है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका तो वैक्सीनेशन ही सबसे बढ़िया तरीका है। एक मैं आपका चैनल के माध्यम से आपकी जो बात है वो दूर दराज के आदमी के लिए सदुपयोगी हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों में, कई जातियों में भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेके। यूपी के कई लोग जो है नदी में कूद गए, हिमाचल में देखा वो गांव छोड़ के भागे। तो जहां पर वैक्सीनेशन के लिए भ्रांतियां हैं, वहां पर लोक कलाकारों के माध्यम से वो भ्रांतियां दूर करके संपूर्ण वैक्सीनेशन इसका समाधान है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहे अर्बन के हो, देखो किसी भी सरकार ने शुरू किए हो, पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जयपुर के अंदर आज 29 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो अर्बन हेल्थ सेंटर है। उनकी वजह से आज वैक्सीनेशन में इतनी मदद मिल रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ग्रामीण क्षेत्र का भी है, शहरी क्षेत्र का भी है, और सामुदायिक क्षेत्र का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के लेकर के बड़ी संकट ये है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो आ जाएगी। महीने भर पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं। आज लोग चाहते हैं आगे आकर के लगवा रहे हैं कि दूसरे आदिवासी बेल्ट में देखिए आप, डूंगरपुर वगैरह में बहुत सारी जगह दूसरे सेंटर से जाके दूसरे गांव में जाकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के। तो ये मुझे लगता है कि लोग अवेयर हुए हैं वैक्सीन के प्रति, अभी वो स्थितियां नहीं है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा। गुप्ता साहब, वैक्सीनेशन निश्चित रूप से मीना साहब ने कहा कि बहुत जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम मान के चलते हैं कि हमें साइंस पर भरोसा करना चाहिए कि जो कुछ इजाहत किया है वैक्सीन को लेकर के, निश्चित रूप से लड़ने की ताकत दी है, लेकिन उतनी वैक्सीन अभी है नहीं। अब हमारे सामने तीसरी लहर को लेकर के रमन शर्मा साहब ने जैसे कहा कि इस पे भी
आईसीएमआर का स्टैंड 2 बार बदलता मुझे दिखाई दिया। पहले कहा गया कि तीसरी लहर को इसे हम सामने देख रहे, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी स्टैंड बदला है कि अभी हो सकता है तीसरी लहर नहीं आए। ये तुक्का मैं कहूंगा, इस वजह से कहूंगा, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं इस पे कि एक स्टैंड पे आईसीएमआर भी नहीं रहा, कभी स्थितियां बदली हैं, कभी तो एक भ्रांति वहां से भी शुरू हुई है कि वैक्सीन को लेकर के पहले 40 दिन में डोज लगनी चाहिए, फिर उसको कहा कि 6 से 8 वीक में लगना चाहिए, फिर उसे कर दिया 12 से 18 वीक में। तो लोगों में ये भी लगा कि जिस व्यक्ति के पहले 40 दिन में लग गई तो उसका मतलब उसके कारगर नहीं है वैक्सीन का। देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में मुद्दा हमारा यह है कि लोगों को हम जागरूक कैसे कर सकें। मैं बता रहा हूं ना आपको, वैक्सीनेशन के बारे में सबसे बड़ी जो विफलता रही वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं रहा। हम जब तक 45 साल तक लिमिट रख रहे थे, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। 18 से 45 साल का जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस किया वो पूर्णतया असफल रहा, पूरी तैयारी नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम डिरेल हुआ। लेकिन फिर भी हमारे जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं वो कह रहे हैं कि जून तक जो वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी की समस्या है वो काफी हद तक सुलझ जाए, एक चीज। दूसरा साहब, जो मीणा साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। पहले हम प्रायोरिटी शहरी क्षेत्रों में ही रखा था वैक्सीनेशन का, लेकिन चूंकि अब गांव में भी कोरोना फैल रहा है, इसलिए गांव में भी ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम धीरे धीरे सफल हो जाएगा। शुरू में ऐसी भ्रांतियां होती हैं, कुछ स्वार्थी लोग भी इन भ्रांतियों को फैलाते हैं। तीसरी बात यह है कि कोरोना एप्रोप्रिएट गाइडलाइन के लिए हम दूसरों को दोष ना दें, हम स्वयं इनका पालन करें। यदि हम स्वयं अपने पास से पालन करेंगे तो दूसरे, देखा ये गया है कि वो कहता है कि उनकी वजह से फैल रहा है और मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो इसलिए ये दोषारोपण करना बंद करें, स्वयं अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। चौथी बात, जो लहरों की बात कर रहे हैं, तो लहरें पहली आई, दूसरी आई, तीसरी भी आएगी, चौथी पांचवी लहरें नहीं गिन सकते। वो एक एंडेमिक स्वरूप है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। जितनी भी लहरें आई हैं पैंडेमिक की, उसमें दूसरी लहर निश्चित तौर पर बड़ी और खतरनाक होती है। उसका कारण क्या है कि पहली लहर जो है उसका इफेक्ट, एक नेगेटिव इफेक्ट होता है पैंडेमिक फटीग। लोग पहली लहर के बाद में एकदम घरों में पड़े उगता जाते हैं और जैसे ही अनलॉक होता है बाहर निकलते हैं। इसी तरह से प्रशासन की शिथिलता भी आती है, जिससे कि वो जो जितना कंट्रोल, जितना क्वारंटाइन, जितना होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर गुप्ता साहब। यहाँ लेकिन एक सवाल है कि सरकारों को किस तरह से, देखिए सख्ती तो कहीं तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जीवन बचाने के लिए अगर सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं तो मैं राज धर्म कहूंगा इसको। अगर कहीं चूक होता है तो ये उनकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये निश्चित तौर पर राजधर्म ही है कि हम समय रहते जो है वो ये लॉकडाउन लगाएं भी, और जहां रोजी रोटी का सवाल है तो जैसे ही स्थितियां नियंत्रण में आए हम एक ग्रेडेड वे में अनलॉक करें। एक साथ अनलॉक करना फिर वही खतरनाक काम होगा जो बहुत निहायत जरूरी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि शहरों में स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहरों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन गांव में किसी हद तक थोड़े बहुत स्कूल खोलने पड़ेंगे। एक छात्र एक दिन छोड़ के एक दिन जाए या आधे छात्र जाए, इस तरह से। और कैंटीन की सुविधा बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए जी। तो इस तरह से अनलॉक किया जा सकता है। समय कम है सर, मैं रमन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल कई राज्य से अनलॉक कर रहे हैं। कुछ राज्यों में जो है धीरे धीरे करना पड़ेगा जून तक। मुझे लगता है कि धीरे धीरे, आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप करिए, लेकिन इस दरमियान चाहे वो पेशेंट रहे हो या फिर किस तरह से पब्लिक को क्या खास रूप से क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर गुप्ता साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जैसे लहरों की बात हो रही है, ठीक है ना, तो देखिए ये वायरस जो है कोई किसी निश्चित मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा है। वायरस को नहीं पता कि हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडल ये यूनिवर्सिटी ने बनाया या हार्वर्ड ने बनाया या आईसीएमआर ने बनाया, वायरस नहीं उसको फॉलो कर रहा। वायरस तो उसी से बचेगा अगर अपन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। तो जिस तरह से अनलॉक कर रहे हैं, अब शायद लोगों में कुछ भय बैठ गया है कि अगर अपन ने ऐसा बिहेवियर नहीं किया तो आगे कई बीमारियां आ सकती हैं
जो कि गंभीर रूप इस बार देखने को मिल रहा है कोविड का। नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा है, मोर्टेलिटी हाई है, सेकेंडरी इन्फेक्शन अब सब जगह ये छाया हुआ है कि ब्लैक फंगस। तो लोगों के मन में एक डर, मैं तो ये कहूंगा कि जरूरी था कि डर आना, जिससे कि आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं, सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, है ना। तो ये नेचर में भी ये भय के बिना प्रीत नहीं होती है। सॉरी, ये हमारे नेचर में भी है सर कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। या बिल्कुल सही है। और एक दिन में या एक महीने में किसी पूरी पॉपुलेशन को डिसिप्लिन करना बड़ा मुश्किल काम है। आपने देखा होगा, अपन जा रहे हैं रात को, तेज गाड़ी स्पीड लिमिट के बाहर जा रही है, रेड लाइट को जंप करते हैं, ये तो अपने नेचर में है, डिविएशन ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। पर अब शायद ये भय के साथ ही अपने को ढालना पड़ेगा। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार, हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश हो चाहे प्रदेश हो, हमारे यहां अभी भी वैक्सीनेशन हो चाहे वेंटिलेटर हो, जैसे जो अवसर मिलता है उसमें राजनीतिक दल किसी भी तरह की बयानबाजी से पीछे नहीं रहते। कोरोना का वक्त है, कोरोना थोड़ा कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, सरकारी आंकड़े डाउन आ रहे हैं, लेकिन सियासी पारा चढ़ता जाता है। अवसर कोई भी हो, अवसर का इंतजार होता है, उसे बुलाने की भरपूर कोशिश की जाती है, कोई राजनीतिक दल हो। अभी भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, सरकार को कितनी मर्तबा लिखा जा चुका है, बीजेपी के 25 सांसद हैं राजस्थान से, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कदावर नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए वर्चुअल उन्होंने साफ कहा है कि वेंटिलेटर हमने दिए, सरकार उनका ख्याल नहीं रख पाई, दूसरी जगह वेंटिलेटर दे दिए गए, यहाँ लोग मरते रहे। वैक्सीन हमने दी लेकिन प्रदेश सरकार ठीक से उसे लगवा नहीं पाई, बर्बाद कर दी। तो ये कुछ इस तरह की चीजें चलती हैं।
क्यों इतना अभाव है, आपस में चर्चा क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पंकज जोशी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने साफ कहा है कि 25 सांसद होने के बावजूद राजस्थान को केंद्र से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए, जितनी परेशानियां यहाँ हुई है उस रेशो में बिल्कुल नहीं मिल पाई। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको दो बड़ी बड़ी बातें, आज मैंने गोविंद सिंह डोटासरा साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा अचंभित हुआ कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री होते हुए और पीसीसी चीफ होते हुए आज जिस तरीके से उनकी भाषा का प्रयोग था, मुझे लगता है कि शायद मेरे घर में मेरे पिताजी भी मुझे नहीं बोलने देते ऐसे। उन्होंने कहा कटारिया जैसे नेता। मुझे बताइए इस प्रदेश में, मुझे बताइए कटारिया जैसे नेता, प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द किए उनके उपयोग, आज जो बातें कही वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरीके के उपयोग की भाषा मुझे लगता है कहीं भी जो है ये इस राजस्थान में तो कहीं भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जिस जिस बातों पे कहा, मुझे बताइए टोटल अब तो पत्रिका ऐसी चीजें हुई है जहां पर बेसिकली लगातार आ रहे हैं कि जो प्रदेश है 140 करोड़ का पूरा देश है, उस देश के अंदर 1 करोड़ 63 लाख डोजेज जो है राजस्थान में लग गई है। इनमें से कितने डोजेज बाहर की एक टेंडर की है, ये उन्होंने नहीं बताया कि उसने जो है जब ये टाइम आता है कि हम वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो वहां खड़े होते हैं, और जब कहते हैं कि हमें नहीं मिली, तो क्या बेसिकली मैं आ कह रहा हूँ कि आपको उसके पंकज जी आपके यहाँ से ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है थोड़ी। पंकज जी थोड़ी आवाज आपके यहाँ से प्रॉब्लम कर रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आरसी चौधरी जी को भी सुनवाना बहुत जरूरी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा बोलिए अब आप। करिए। हाँ आप बोलिए। कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से बात की गई, आज टोटल जो है 21 करोड़ के आसपास डोजेस लगे, उसमें से मुझे बताइए कि देश की पॉपुलेशन के हिसाब से 1 करोड़ 63 लाख, यानी कि आपको जो खराब डोजेस की बात है वो मैं इसके बात करूंगा, लेकिन जो डोजेस लग चुकी टोटल मिली कितनी, वो खराब को जोड़ करके आप लगा लीजिए कि कितनी मिली और हमें कितनी परसेंटेज डोजेज जो है पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से मिली, ये आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, कहीं हो रहा है वाली बात नहीं, इसमें कोई आपको है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से वैक्सीनेशन के ऊपर लगातार, ऐसा नहीं है कि कोई चीज छूटी गई हो, क्योंकि आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले किसी दूसरे चैनल पर वैक्सीनेशन की बात हो रही थी और मैंने ये कहा था कि वैक्सीनेशन की जो बर्बादी है उसका यदि आपको जीता जागता नमूना है तो जाकर के वहां देख लीजिए। और आज जो है केवल और केवल जो डोजेस थी वो तो कोई आज तो जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको बाकायदा डेट ऑफ लगी हुई, किस डेट को इश्यू हुई, किस डेट को लगी, कहां पर लगी, क्या नहीं हुई, और छोटी मोटी नहीं 50 से मतलब 75% तक। और ये तो एक बानगी है, नमूना है, ये तो एक सैंपल चेकिंग है साहब। पूरी चेकिंग यदि 100% चेकिंग चला ली जाए, और मैं कह रहा हूं आज की डेट में एक जिंदगी से ज्यादा ऑडिट क्या होगी, ये बताइए कि आज इससे एक से बड़ी ज्यादा जो है उसकी ऑडिट क्या होगी। आज क्यों नहीं होनी चाहिए कि कितनी डोजेज आई, किस डोजेज लगी, कैसे कैसे होनी चाहिए, इसका सरकारी जो स्टेट का आंकड़ा है ये प्रदर्शित कर दे, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा यदि गवर्नेंस के रूप में कोई जिला हो सकता है तो कौन सा हो सकता है? मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री का। जहां पर मैंने अब तक देखा कि जहां पर मुख्यमंत्री का जिला होता है वहां पर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं वहां पर बड़ा जबरदस्त जो है उसका जो है गवर्नेंस का मामला रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए रेमडेसिविर का मामला, जो मैंने आपको कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की हालत जो चल रही है, आज आपने देखिए वही उन लोगों ने क्या कहा कि हमने किनके कहने से कोई घर ले गया, कोई कह रहा है कि यहाँ से चले गई। रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन जो है आप देखिए जोधपुर से जो है गायब हो गया सरकारी हॉस्पिटल से। और यही नहीं, मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल कह रहा हूं, ये कांग्रेस की पहली बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस की इससे पहले भी 2013 के अंदर जो है इसी स्वास्थ्य भवन में, जब तो कोविड नहीं था, केवल स्वास्थ्य में जो है इसी स्वास्थ्य में NHRM के थ्रू जो है लोगों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस, जिसके अंदर जो है मंत्रियों के बेटे जो है पार्टनर थे, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिस तरीके से दिया गया, अरे वापस पंकज जी जवाब दिलवाऊं, पंकज जी जवाब दिलवाता हूं, पंकज जी जवाब दिलवा रहा हूं आपको, वापस आ रहा हूं वापस से। आरसी चौधरी साहब बहुत बेताब हैं आपको जवाब देने के लिए। चौधरी साहब आपने सुना भी पंकज जी को कि सवाल उठाने से पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहां पे है, कि रेमडेसिविर कहां लगा, कहां नहीं लगा, किसके लगा, वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसकी वैक्सीन की डोज कितनी गई है, कितनी नहीं गई है। वैक्सीन मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीनेशन चलता रहेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप लोग अपने बयान घट करके रखिए कि हाँ वास्तव में हमें बोलना क्या है इसके ऊपर, सभी की स्थितियां यही है।
वैक्सीन कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, क्यों लग रही है, जरूरत इस बात की थी। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि कोरोना का सियासी पारा ज्यादा चल रहा है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य है इस देश का और राज्य का। यहाँ से 25 सांसद जीत के गए भारतीय जनता पार्टी के, इस वैश्विक महामारी के अंदर, इस त्रासदी के अंदर, जहां पे लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, अपने नजदीकी लोगों को खो रहे हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जहां पे लोगों का सहारा बन के राजस्थान सरकार जो सदैव उनके साथ में संवाद करती रही है, चाहे तमाम विधायक हो, चाहे दूसरे सामाजिक संगठन हो, एक सामूहिक रूप से लेकर जो चलने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव इस राजस्थान के हित के खिलाफ में खड़ी रही। वैक्सीनेशन जब 16 जनवरी को शुरू हुआ तो केंद्र की सरकार ने तय किया कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को डोज लगेंगे। ये जो क्राइटेरिया है वो तमाम केंद्र की सरकार ने किए। राजस्थान के कितने हेल्थ वर्कर्स हैं ये किसने तय किया? केंद्र की सरकार ने किया। 60 प्लस किसने किया? 45 प्लस किसने किया? फ्रंटलाइन वर्कर किसने किया? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान सरकार को जितना डिफेम करे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो विपक्ष की आवाज को एक मार्गदर्शन के तौर पे लेते हैं, एक आईने के तौर पे लेते हैं, लेकिन राजस्थान के जिन हेल्थ वर्कर्स ने विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को दांव पे लगा के काम किया, जिन्होंने राजस्थान को वैक्सीनेशन में नंबर 1 बनाया, इन्होंने कहा हमने नहीं दिखा। अरे भैया, वो क्राइटेरिया था, राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ है, इसलिए राजस्थान को मिली। आपने कोई एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया। इस क्राइटेरिया में अगर इतने हेल्थ वर्कर्स आते हैं तो आपने कहा और वो लगेंगे, लेकिन उसको अचीव करने का काम राजस्थान के हेल्थ वर्कर ने किया। अब सबसे पहले राज्य के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, वो लिखते हैं कि राजस्थान के अंदर 11.5 लाख डोजेज खराब। इनके जो केंद्रीय पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो लिखते हैं अरे भैया, राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स का मनोबल मत गिराइए, उनके ऊपर हमला मत कीजिए। आप छत्तीसगढ़ का लिखते हैं, झारखंड का लिखते हैं, राजस्थान के अंदर 2% डोज खराब हुई, जबकि केंद्र सरकार और आईसीएमआर का डाटा ये कहता है कि इसके अंदर 10% डोज योगेंद्र जी खराब हो सकते हैं। कैसे होगी? एक वाइल आती है, उसके अंदर 10 डोज होते हैं। उस 10 डोज में से अगर लास्ट वाइल के अंदर अगर 5 डोज लगे तो उस वाइल से 5 डोज 4 घंटे बाद में वो वेस्टेज हो जाएंगे। जो वाइल आपने खोली उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। हमने जब 18 से 44 में लेके आए, इन्होंने कहा पहले पोर्टल पे बुकिंग करेंगे, यहाँ से शहर से लोग गांव में बुकिंग करते जाते नहीं, हमारे कितने वाइल्स वेस्टेज करने का काम इनकी नीतियों ने किया। आज मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे 12 विपक्षी दल केंद्र के अंदर हो, सदैव मांग करते रहे कि वैक्सीन दीजिए, ताकि राजस्थान के लोगों को तीसरी लहर की आपात सामना नहीं करना पड़े, अपने परिजनों को नहीं खोना पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनहीन हो गई है, वो जिस बात को कर रही है, बार बार जिस बात का जिक्र कर रही है। चलिए